वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और रूस निर्मित इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि ये परीक्षण नियमित अभ्यास के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद वायुसेना के कर्मियों को असली युद्ध जैसी परिस्थितियों जैसा अभ्यास कराना है। भारत ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर चल रहे गतिरोध के बीच दुश्मन के जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों को दूर रखने के लिए आकाश डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। साथ ही इग्ला मिसाइल सिस्टम को भी वहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को DRDO ने डिजाइन किया है। इसकी हर मिसाइल 30 किलोमीटर के दायरे में 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेज सकती है। आपको बता दें कि आकाश का एक लॉन्चर एक समय में 16 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, यानी कि 64 लक्ष्यों पर यानी कि 64 लक्ष्यों पर हर समय नजर रखी जा सकती है। साथ ही 12 आकाश मिसाइल को अलग अलग लक्ष्य भेजने के लिए राजेंद्र रडार का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि AMCA प्रोग्राम और TEDBF को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पैरेट एंड व्हिटनी ने कहा है कि वे भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के अवसरों को देख रहा है। साथ ही वे तेजस TEDBF और AMCA प्रोग्राम के लिए ट्विन इंजन नेवल वेरिएंट में पैरेट एंड व्हिटनी को शामिल करना चाह रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पहले से ही अमेरिकी एरोस्पेस की जो जायंट कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों को चुना है, जो कि तेजस MK1/1A फाइटर जेट बेड़े को पावर प्रदान करेंगे और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को तेजस MK1 प्रोग्राम पर इस्तेमाल करने के लिए भी चुना गया है। आपको बता दें कि TEDBF प्रोग्राम भारतीय नौसेना के कैरियर आधारित फाइटर जेट की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसके बारे में हाल ही में विचार भी किया गया है, लेकिन ये अपने डिजाइन और विकास के प्रारंभिक चरणों में है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन अभी भी इस प्रोडक्शन की दौर में शामिल है। वहीं भारत का 5वीं पीढ़ी का AMCA MK1 फाइटर जेट जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, लेकिन ये पहले 2 स्क्वाड्रंस के लिए होगा, जो कि बल्क ऑर्डर के रूप में होगा। लगभग 5 स्क्वाड्रंस AMCA MK2 के लिए एक नए इंजन के द्वारा संचालित होंगे, जो कि स्वदेशी रूप से भारत बनाएगा। ये इंजन खास करके अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय OEM के साथ बनाया जाएगा। पैरेट एंड व्हिटनी इंजन वर्तमान में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर 3 सैन्य परिवहन विमान बेड़े को संचालित करता है और साथ ही पिलाटिस PC-7 ट्रेनर्स में भी इसके इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा कि भारत को स्वदेशी रूप से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ अपने इंजन बनाने होंगे, नहीं तो हम हमेशा इंजन के लिए अमेरिका पर ही निर्भर रहेंगे। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को तीसरा विमान वाहक पोत किसी भी हाल में चाहिए और उन्होंने कहा कि हम तीसरे विमान वाहक के लिए औपचारिक रूप से सरकार के पास जाएंगे। साथ ही हमने जानकारी इकट्ठा करने के लिए RFI भी भेजा है और एक बार हमें इसकी स्वीकृति मिल जाए तो हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना शुरू कर देंगे। भारतीय नौसेना ने तर्क दिया है कि वर्तमान में दुनिया के अधिकांश शक्तियां अपने समुद्री अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से उन्नत विमान वाहक पोतों का संचालन और निर्माण कर रही हैं। दुनिया भर में 13 नौसेनाओं के द्वारा ऑपरेशन में कुल 41 विमान वाहक सक्रिय हैं। साथ ही एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ड्रोन से हमला करने का सामना करने के लिए एंटी ड्रोन उपकरणों के तौर पर स्मैश 2000 राइफलें खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी कि क्लियर है कि हमें हवाई ताकत की जरूरत है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे राष्ट्र हैं जो कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये सब जरूरी है। आगे उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं के लिए ड्रोन्स की जरूरत को लेकर भी बात की जा रही है और तीनों सेवाओं के पास 30 प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण जारी है। भारतीय नौसेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित कर खुद को तैयार कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत है। हालांकि कई जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण भारत में हो रहा है। पिछले 6 सालों में भारत ने कुल 24 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया है। भारत के अलग अलग शिपयार्ड में 41 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। स्वदेशी तकनीक से भारत की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो विकिपीडिया को लेकर आ रही है। दरअसल हम लोग हर चीज की जानकारी विकिपीडिया से प्राप्त करते हैं और विकिपीडिया में जो नॉलेज होती है, यानी कि जो कंटेंट दिया जाता है, उसके बेसिस पर लोग अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने एक सख्त आदेश दिया है विकिपीडिया को कि वो जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के हवाला देते हुए विकिपीडिया को आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने विकिपीडिया की उस लिंक को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा यानी कि रॉन्ग मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिखाया गया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक ट्विटर यूजर ने इसे उजागर किया।
जिस पर मंत्रालय ने कार्रवाई की है। साथ ही एक बात और सरकार ने विकिपीडिया को समझा दी है कि अगर विकिपीडिया सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करती तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है और इसमें खास करके इस वेबसाइट पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने किसी प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत नक्शा दिखाने पर सख्ती दिखाई है। इससे पहले ट्विटर ने भी लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से को इस पर आपत्ति जताते हुए लेटर लिखा था। इसके बाद ट्विटर के संसदीय पैनल ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। दरअसल ऐसा करना बेहद जरूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन से ही हम लोगों की राय बनती है और ऐसे में अगर गलत तरीके की चीज हमारे सामने अगर पेश की जाती है तो ये वाकई में हमारे देश के खिलाफ है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पीओके को लेकर आ रही है। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान अपने दोस्त चीन को पीओके में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट दे रहा है और इसी कड़ी में पीओके की सरकार ने 1.35 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से 700 मेगावाट की क्षमता की पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए चीन की कंपनी और स्थानीय कंपनी से करार किया है और ये परियोजना सीपेक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस परियोजना में चीन का पैसा लग रहा है और इस प्रोजेक्ट पर अब साइन भी कर लिए गए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सीपेक के तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को सिंजियांग प्रांत से जोड़ना चाह रहा है। भारत ने वैसे भी इस प्रोजेक्ट की कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल है आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।